आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय को, और साथ साथ में मैं आपको मैप जो है उसको भी पढ़ना सिखाऊंगा, किस तरह से आप मैप पढ़ सकते हैं, किस तरह से नहीं, और इसी तरह की चीज़ों के साथ आज की अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी को जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद में फिर अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इंडियन पॉलिटी की क्लासें कब से शुरू होगी, देखिएगा कि ये जल्द ही जो है इस प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासें धीरे धीरे हम शुरू करेंगे, तो उसकी चिंता आप ना करें। राम राम सर फ्रॉम द होली विंड ऑफ टीडवाना। चलिए सभी का वेलकम है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बेसिकली हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो ये है कि आपके राजस्थान का जो परिचय है या स्थिति और विस्तार है वहाँ से शुरुआत करेंगे, और कुछ चीज़ें हम ये भी देखेंगे कि मैप को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। वैसे आपको मैं बता दूं तो कम से कम आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपका मैप जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और मैप को आपको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, हम धड़ाधड़ शुरू तो कर देते हैं पढ़ना, लेकिन अपने को मैप ही जब नहीं पता हो तो कैसे पता चलेगा कि हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास में जो है हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मेरे सामने ये दो मैप हैं, मेरे साथ साथ ये आपके सामने भी दो ही मैप हैं। इन दोनों मैप को एक बार, सिर्फ एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको जो है आज मैप पढ़ना भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है हर एक चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो जो कोई भी नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। बाकी ऐप के स्टूडेंट तो हैं ही हैं यहाँ पर साथ साथ में लाइव। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक से शुरुआत करते हैं कि बेसिक आपका क्या है क्या नहीं है। आप सभी ने ज्योग्राफी वर्ड जो है ये सुना होगा, ज्योग्राफी वर्ड को अच्छे से समझा होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। अपन इसका थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं, फिर अक्षांश देशांतर क्या होता है थोड़ा थोड़ा वो समझते हैं, और फिर सीधा राजस्थान की स्थिति और विस्तार पे आ जाएंगे। तो देखो एक चीज़ और साथ साथ में ध्यान रखना कि आप कोई छोटी क्लासों के बच्चे नहीं हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं सारे के सारे। तो सीरियस कैंडिडेट होने का अपना एक फ़र्ज़ होता है, वो ये है कि मैं चाहे धीरे पढ़ाऊँ, मैं चाहे तेज़ पढ़ाऊँ, मेरे कंटेंट को ही आपको जो है वो वैल्यूबल मानना है। ये नहीं है कि मैं जो है बीच में कितनी आपको कहानियाँ सुनाता हूँ या कितनी आपको इधर उधर की बात बताता हूँ, उन सारी चीज़ों पे नहीं। ठीक है, चलिए तो हम जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ही पहले समझिएगा, जैसे आपके सामने एक शब्द आता है और वो शब्द है आपके भूगोल, या इंग्लिश में हम इस शब्द को कहते हैं जियोग्राफी। इंग्लिश में हम इस शब्द को क्या कहते हैं, जियोग्राफी, या इसी को हम कहते हैं भूगोल। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो ज्योग्राफी है, ये जो भूगोल है, ये किस भाषा का शब्द है, तो बात करें यदि, तो भूगोल जो है या ये जो ज्योग्राफी है ये असल में एक यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, यूनानी, या फिर इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज। यूनानी या ग्रीक भाषा का एक शब्द है, और इस शब्द का मतलब क्या है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है, दो। एक शब्द है जियो और एक शब्द है ग्राफोस। एक शब्द है जियो और एक शब्द है ग्राफोस। ये दो शब्दों से मिलके बना है जियो प्लस ग्राफोस। सर शुड वी ऑल्सो मेक नोट्स इन द ऐप, और विल यू मेक डू इट अगेन इन द ऐप। आप जो है जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, यहाँ पे भी साथ साथ में बनाते रहना, और वहाँ तो देखो ऐप में तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ही, यहाँ पे भी सेम वही आपका कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो बात करें यदि जियो की, तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, यानी जियो मतलब हो गया पृथ्वी, और वहीं ग्राफोस मतलब हो गया वर्णन। ग्राफोस मतलब क्या हो गया, वर्णन। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। फिर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो जियोग्राफी आपने बताया है, ये ज्योग्राफी असल में है क्या, या इसका जनक कौन है। जैसे हर एक विषय का अपना अपना एक जनक होता है, वैसे ही इसका भी अपना एक जनक है। चलिए ये जो है, हाँ बिल्कुल। अब यहां ध्यान से समझना, अगर कोई आपसे पूछे कि भूगोल का जनक कौन है, अगर कोई आपसे पूछे कि भूगोल का जनक कौन है, तो जनक के रूप में आप एक जने को याद रखोगे, और वो है हिकेटियस।
ये व्यक्ति कौन है? हिकेटियस। लेकिन इस व्यक्ति ने भूगोल को एक नाम नहीं दिया था। इसने क्या किया कि कुछ किताब लिखी और उस किताबों के अंदर जो है कहीं कहीं पे भूगोल की बात करी, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं करी, व्यवस्थित रूप से नहीं करी। इसलिए हम ये कह सकते हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक, या फिर हम नाम ही लिखते हैं पहले और उसके बारे में लिखते हैं, यह है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। और जो ये इरेटोस्थनीज है इरेटोस्थनीज है, इसके बारे में आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। और ये 2 और 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहला तो इसको कहते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक। क्या कहते हैं इसको? व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ये हम किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। दूसरी बात है, इसने भूगोल के लिए एक शब्द काम में लिया, जियोग्राफी। इसकी जो बुक थी, इसकी बुक का नाम है आपके जियोग्राफिया। ये जो जियोग्राफिया है, ये इसकी बुक का नाम है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, और तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति। भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति। अगर पूछ ले कि भूगोल शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, तो यहां आप नाम किसका लोगे? इरेटोस्थनीज का। यहां पर आप नाम किसका लोगे? इरेटोस्थनीज का। डन। इसके बाद में अगर कोई आपसे पूछे क्या कोई और भी तरह का भूगोल का कोई जनक वनक आया है क्या, तो बिल्कुल हम कहेंगे बिल्कुल आया है। और आपको एक नाम और याद रखना है, इस व्यक्ति का नाम है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे हर एक मोबाइल में भी अपडेट आता है, हर एक किताब में भी अपडेट आता है, हर एक चीज में अपडेट आता है, नेचर में भी अपडेट आता है, वैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? आधुनिक भूगोल का जनक। अगर इसके बारे में कोई कुछ पूछेगा तो क्या कहोगे? आधुनिक भूगोल का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। आधुनिक भूगोल का जनक। जैसा सवाल आपसे पूछे आपको उसी तरह का जवाब देना है। पूछ ले भूगोल का जनक हिकेटियस, भूगोल शब्द को सबसे पहले काम में लिया इरेटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल का आपके जनक आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुछ एक भूगोल के जनक और हैं, जैसे मानव भूगोल का जनक। अगर कोई आपसे पूछ ले मानव भूगोल का जनक, तो मानव भूगोल का जनक कौन हो जाएगा? फ्रेडरिक रेटजेल। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत के भूगोल का जनक, फटाफट में कमेंट करो, भारत के भूगोल का जनक किसको कहोगे? और यहां नाम आ जाएगा जेम्स रेनेल का। भारत के भूगोल का जनक हम किसको कह देंगे? जेम्स रेनेल को। तो जैसा आपसे नाम पूछा जाए, वेरी गुड। ये होते हैं सीरियस स्टूडेंट, मेरे साथ साथ में लिख रहे हैं, साथ साथ में पढ़ रहे हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी यूट्यूब की क्लास जो है कोई टीचर इसलिए बंद नहीं कर देता कि उसको स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, इसलिए भी बंद कर देता है क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो फिर ज़्यादा जो है ऐसे सोचते हैं कि अरे यार इतना कोई थोड़ी पढ़ेगा। जबकि मैं आपको बता दूं तो ऐप के अंदर यही स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत मन लगा लगा के पढ़ते हैं। ऐसे खूब सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने जो है नॉर्मली, ये तो चलो राजस्थान का भूगोल शुरू किया है, खाली स्थिति और विस्तार जो भारत का शुरू किया उसको 17 क्लासों में पढ़ाया। भौतिक भूगोलों को जो है शुरू किया है तो 20-30 क्लासों में भौतिक भूगोल जो है उसको कंप्लीट किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे भी इसी तरह जो है एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रह के और पॉजिटिव के साथ में हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपके इससे बाहर फिर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सारी चीज होगी कि सर राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ राजस्थान का भूगोल ही रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी। चलिए, हाँ प्रधान जी, एएस सोनी जी, पूजा जी, रचना जी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। ये तो
ठीक है, अब यहां समझना। अब दूसरी बात करते हैं आप लोगों के लिए कि किसी भी जगह का आपको ध्यान रखने के लिए अक्षांश और देशांतर पता होने चाहिए। तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता हूं कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। सबसे पहले अगर अपन अक्षांश की बात करें तो ये वो रेखाएं होती है जो काल्पनिक होती है। पहली बात तो ये रेखाएं कैसी होती है, आपके काल्पनिक होती है। और बात करें यदि, तो ये वो काल्पनिक रेखा है, ये वो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो कि आपके कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ खींची जाती है। तो ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, एक ही बात है। घबरा मत जाना अगर आपने कहीं पे पश्चिम से पूर्व भी पढ़ा है, तो एक ही बात है। काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब इसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अक्षांश कैसी रेखाएं होती है, क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। तो आप कहोगे कि सर अक्षांश रेखाएं जो होती है वो आपके क्षैतिज रेखाएं होती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम अक्षांश करता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन करता है, अक्षांश करता है। या हिंदी में मैं कहूं, इंग्लिश में मैं कहूं तो लैटिट्यूड करता है। क्लियर है आपके? तो ध्यान देना, ये जो अक्षांश है आपकी, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देता है, एक ऊपर वाला गोलार्ध और एक ये नीचे वाला गोलार्ध। जो ऊपर वाला गोलार्ध है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, आपकी उत्तरी गोलार्ध। और वहीं ये जो नीचे वाला गोलार्ध है ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। अब एक चीज और साथ में ध्यान देना कि उत्तरी गोलार्ध में मैं जो भी लाइन खींचूंगा वो उत्तरी अक्षांश होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में मैं जो भी लाइन खींचूंगा वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि सर छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। बिल्कुल रखोगे, बिल्कुल रखोगे। फिर इसके बाद में एक चीज और समझो कि जैसे ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार है जियोइड शेप का। जियोइड शेप का मतलब है कि ध्रुवों से चपटी है और विषुवत रेखा पर उभार लिए हुए हैं, इसको अपन कहते हैं जियोइड शेप। पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है एक रेखा, और इस रेखा को अपन कहते हैं 0 डिग्री रेखा। और ये जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है ये, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब कोई आपसे पूछ ले कि ये जो 0 डिग्री रेखा है इसने उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांट दिया, तो ये होती कितनी है टोटल। तो ध्यान देना, इस 0 के ऊपर इस तरह की जो लाइनें होती है, ठीक है, इस 0 के ऊपर इस तरह की जो लाइनें होती है, ये लाइनें होती कितनी है, 90। 0 से नीचे भी ये इसी तरह से होंगी, होंगी तो इसी तरह से, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा अलग बना रहा हूं इसको। ये इस तरह से, ये इस तरह से। और ध्यान रखना ये पूरा गोला बनाएगी, ये पूरा क्या बनाएगी, गोला। जैसे समझो कि ये आपके पृथ्वी है, ये आपके क्या है, पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच ये लाइन देख पा रहे हो ना आप, ये गोला है। तो अक्षांश पूरे इस तरह से खींचे जाते हैं। और इमेजिन करो कि ये जो गोला है, ये गोला सबसे बड़ा गोला कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे सर ये गोला सबसे बड़ा बीचों बीच ही बनेगा। फिर एक निश्चित दूरी छोड़ने के बाद जब मैं दूसरा गोला बनाऊंगा, फिर निश्चित दूरी छोड़ने के बाद तीसरा गोला बनाऊंगा, फिर चौथा गोला बनाऊंगा, तो आप कहोगे ना कि धीरे 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 गोले का आकार छोटा होता जाएगा, और सबसे टॉप पे आके तो गोला, पूरा गोला नहीं बन के खाली बिंदु ही रहेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस और नो में कमेंट करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेलकम है जी, आप सभी का वेलकम है। चलिए, तो यहां ध्यान देना, अगर कोई आपसे इस तरह से पूछे तो ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर ऐसी कितनी रेखाएं होती है, तो इसके ऊपर ऐसी 90, इसके नीचे ऐसी 90। तो कोई आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अगर आपसे कोई पूछ ले, कुल अक्षांश आपसे कोई पूछ ले, तो कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे, 181। कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे आपके, 181 कुल अक्षांश। और कुल अक्षांश कितने हो गए आपके, तो कुल अक्षांश हो गए 181, 181, क्योंकि 0 भी तो काउंट करना है साथ में, 0 भी तो काउंट होगा। अब इसी में एक चीज समझना, दो अक्षांशों के बीच में जो ये आप खाली जगह देख रहे हो, ये जो खाली जगह देख रहे हो, इस खाली जगह का भी अपना एक नाम है। इस खाली जगह का भी अपना क्या है, एक नाम है। और इस खाली जगह को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस खाली जगह को कहते हैं जोन। इस खाली जगह को अपन क्या कहते हैं, जोन, जोन या कटिबंध। ये जो खाली जगह आप देख रहे हो, दोनों ही तरफ बीच बीच में जो भी खाली जगह आप देख रहे हो, इस खाली जगह को इंग्लिश में कहते हैं जोन, और हिंदी में कहते हैं कटिबंध। हिंदी में क्या कहते हैं, कटिबंध। इसके अलावा
दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है सभी जगह समान होती है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है, और होती कितनी है? तो ये होती है आपकी 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है, कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और बात करें यदि कोई आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो कुल अक्षांश रेखा जो है ये कितनी हो जाएगी? 179। क्यों हो गई 179? क्योंकि 181 में से एक तो 90 डिग्री का अक्षांश और एक 90 डिग्री का अक्षांश, 90 डिग्री उत्तर वाला, 90 डिग्री दक्षिण वाला, ये दोनों अक्षांश जब घटेंगे तो जैसे ही 181 में से 2 घटाओगे तो 179 हो जाएगा, क्योंकि एक डॉट, खाली एक डॉट होता है। जैसे ही कहा कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है, ये पूछ रहा है कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो कुल अक्षांश रेखाओं में ये डॉट शामिल नहीं होगा, क्योंकि डॉट एक डॉट है, लाइन जो ए से बी तक जाती है, लाइन जो है वो ए से बी तक जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अक्षांशों में आपको जो है इतनी ही बातें याद रखनी है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है, एक तो कुल अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, फिर इनके बीच की जगह कितनी होती है, इसके बीच की जगह को कहते क्या है, ये सारी चीज क्या कहलाती है? अक्षांश। और अक्षांश का जो प्रयोग है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग होता है तापमान निर्धारण में। इनका प्रयोग कहाँ होता है? तापमान निर्धारण में। अगर कोई आपसे पूछ ले कि तापमान निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप किसका प्रयोग करवाओगे? अक्षांशों का प्रयोग करवाओगे। क्या अक्षांशों से संबंधित बात आपको समझ में आ गई? बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये आपके अक्षांश होते हैं। ये क्या होते हैं? अक्षांश। वहीं बात करें आपके, एक आता है देशांतर। एक क्या आता है? देशांतर। देशांतर। और देशांतर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना कि पृथ्वी को दो गोलार्धों में यह भी बांट देता है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में यह भी बांट देता है। लेकिन ये जो जिन दो गोलार्धों में बांटता है, ये दो गोलार्ध कौन कौन से हैं आपके? एक तरफ है पश्चिमी गोलार्ध और एक तरफ है पूर्वी गोलार्ध। एक तरफ है पश्चिमी गोलार्ध और एक तरफ है पूर्वी गोलार्ध। तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। यानी पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व दोनों गोलार्धों में बांटने का काम कौन करता है? तो पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व इन दोनों में बांटने का काम करता है आपके देशांतर। ये चलो छोटा नहीं होगा, ऐसे ही देख लो। फिर अपन बात करते हैं ये देशांतर खींचे कैसे जाते हैं। ये देशांतर खींचे कैसे जाते हैं, तो ये अपनी पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना है सीधी रेखा के द्वारा। इस सीधी रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। ये जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली ऊर्ध्वाधर जो लाइन खींची गई है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई है, इसको कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? ग्रीनविच रेखा। या फिर इसी को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसी को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। यह पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, पश्चिम और पूर्व। अब एक चीज समझना वापस, जैसे ये बॉल है, अब इस बॉल के ऊपर एक उत्तरी ध्रुव है, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव है। इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मुझे मिलाना है, तो मिलाऊंगा तो लाइनें सीधी सीधी तो आएगी नहीं। जैसी इसकी आकृति है, आकृति के अनुसार अर्धवर्ताकार लाइनें होगी कि नहीं होगी? अर्धवर्ताकार लाइन होगी कि नहीं होगी? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर अर्धवर्ताकार लाइनें होगी। ये इस तरह से खींची जाएगी डी शेप में, ठीक है। किस तरह से खींची जाएगी? इस तरह से डी शेप में खींची जाएगी। तो यहां से यहां तक ये लाइनें कुछ ऐसे होगी, जैसी पृथ्वी की आकृति है उसके अनुसार डी शेप में होगी। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये डी शेप में ही होंगी। तो इस तरह से डी शेप में जो लाइनें खींची जाती है, इन लाइनों को हम क्या नाम देते हैं? इन लाइनों को हम नाम देते हैं देशांतर। इन दोनों को कंपैरेटिवली साथ में समझना कि ये तो पूरा गोला है, ये तो पूर्ण वर्ताकार है, जबकि ये आधा गोला है, ये अर्धवर्ताकार है, ये अर्धवर्ताकार है, ठीक है। गुरमीत जी अभी 2-4 दिनों में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें समझना, जैसे मैंने ये ग्रीनविच रेखा के पास में यहां पर ये विषुवत रेखा खींच दी, ये विषुवत रेखा खींच दी, तो अब देखो कि ये जो देशांतर है, इन देशांतरों की सर्वाधिक दूरी जो है, इन देशांतरों की सर्वाधिक दूरी जो है वो तो है यहां पर,
यहां पर यानी विषुवत रेखा पर तो इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनके बीच की दूरी घट रही है कि नहीं घट रही? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल इनके बीच की दूरी घट रही है। और जब इनके बीच की दूरी घट रही है इसका मतलब है कि देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होती है? सबसे ज्यादा होती है विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतरों के मध्य की दूरी कम होती जाती है। फिर इसके बाद में है कि इस 0 डिग्री से जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ आते हैं तो समय में 4 मिनट का बदलाव होता है। समय में 4 मिनट का क्या होता है? बदलाव होता है, यानी 4 मिनट जुड़ते हैं। और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम की तरफ जाने पर समय में 4 मिनट की क्या होती है? कमी। अब ये 4 ही मिनट क्यों लिए? तो इसका रीजन मैं बता सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में, यानी पृथ्वी को अपना एक अक्ष पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। तो वैसे ही 360 डिग्री घूमना, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो हम बात करेंगे कि 1 घंटे में कितना घूम जा रही है, या 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 60 मिनट अगर लगते हैं तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। ये मिनटों का काम किया गया है ताकि जो है टाइम को अच्छे से डिनोट किया जा सके। तो देशांतरों में प्रधान देशांतर जो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाने पर समय 4 मिनट बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जाने पर समय में 4 मिनट की कमी होती है। और बात करें यदि, तो कुल देशांतर कितने होते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले कुल देशांतर कितने होते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले तो कुल देशांतर कितने हो जाएंगे? 360। कुल देशांतर कितने हो जाएंगे? 360। और देशांतरों का प्रयोग कहां होता है? तो देशांतरों का प्रयोग होता है आपके समय निर्धारण में। कहां होता है? समय निर्धारण में। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो खाली जगह हमने देखी, जो खाली जगह हमने अक्षांशों के बीच देखी, जिसको जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं, वही खाली जगह यहां पे भी तो है। क्या सर इनका भी तो कुछ नाम होगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल इनका भी नाम है। और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, इस खाली जगह को हम कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। काले गोरे नहीं, खाली गोरे या गोर। अगर आपसे पूछ ले कि गोरे या गोर क्या है? 2 देशांतरों के मध्य की दूरी। 2 देशांतरों के मध्य की, ये 2 देशांतरों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। और इनके मध्य की दूरी जो है ये क्या कहलाती है? गोरे या गोर कहलाती है। तो अक्षांश समझ में आ गया किस लिए काम में आ रहा है, देशांतर समझ में आ गया किस लिए काम में आ रहा है। अक्षांश आ रहा है तापमान बताने में, 181 होती है। कुल अक्षांश रेखा 179 होती है। इनके बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती है, ये पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती है। वहीं देशांतरों की बात करें तो ये अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती है। 0 डिग्री 2 भागों में बांटता है, पश्चिम और पूर्व। और कुल देशांतर 360 है। प्रयोग इनका समय निर्धारण के लिए होता है। खाली जगह गोर कहलाती है। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक कहां होती है? सर्वाधिक होती है आपके भूमध्य या विषुवत रेखा पर। और इनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है। कहां पर? आपके ध्रुवों की तरफ। तो अगर मैं ये कोटेशन कहता हूं, अगर मैं ये लाइन कहता हूं कि देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर धीरे धीरे घटती है, तो क्या ये लाइन सही है या गलत? मैं दोबारा बोलता हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि 2 देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर धीरे धीरे घटती है, तो क्या ये मेरी लाइन सही होगी या गलत? फटाफट कमेंट करके बताओ। तो आप क्या कहोगे कि सर आपने जो लाइन कही है वो लाइन एकदम गलत है, लाइन सही नहीं है, क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने पर देशांतरों के मध्य की दूरी धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबने शानदार जवाब दिया। ठीक है, तो क्या ये लाइन सही से समझ में आ गई आपको? तो आपने कहा यस सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गई। तो जब अक्षांश ये काम करता है, देशांतर ये काम करता है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या काम करेंगे? दोनों को मिला देंगे तो ये क्या काम करेंगे? तो ध्यान रखना कि इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये बताते हैं लोकेशन। ये क्या बताते हैं? लोकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि अक्षांश तथा देशांतरों को मिला देने से, अक्षांश तथा देशांतरों को मिला देने से अपने को क्या पता चलता है, तो अपने को यह पता चलता है कि पहले तो ये ग्रिड बना। ग्रिड का मतलब होता है ये एक जाल बना, और जब ये जाल बना तो इस जाल के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं? इस जाल के द्वारा हम पता लगाते हैं लोकेशन। ये जो बना इसको कहते हैं अपन ग्रिड।
या ग्रिड को ही हम कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, जाल। और इस ग्रिड में क्या शामिल है? देखो, इस ग्रिड में शामिल है अक्षांश भी, इस ग्रिड में शामिल है देशांतर भी, इस ग्रिड में और क्या शामिल है? देशांतर भी। और जब अक्षांश और देशांतर दोनों मिल जाते हैं तब क्या बनती है? आपके एक लोकेशन का पता चलता है। क्या पता चलता है? एक लोकेशन का। अगर आपने साईफाई मूवी देखी हो या इस तरह की कोई फिल्में देखी हो जहां पर हीरो और गुंडे के बीच में लड़ाई हो और गुंडा जो है हीरो को एक लोकेशन बताता है, साईफाई मूवी में या खुफिया मूवी में ऐसे ही लोकेशन बताई जाती है कि 10 डिग्री राइट मुड़ना है, 11 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पर अपनी कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन वैसे ऐसे ही बताए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी को यूं कहा जाए, अगर मान लो कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है तो उसको भी लोकेशन ऐसे ही बताई जाती है कि आपको 10 डिग्री ऐसे मुड़ना है, 20 डिग्री ऐसे मुड़ना है, क्योंकि एरोप्लेन जो है वो जब हवा में चला जाता है तो नीचे तो सिर्फ बादल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अंदाजे से ही नीचे ले लेगा वो एकदम गाड़ी, क्या रहे अगर मंठा है गाड़ी है नीचे उतार दो गाड़ी नोड़ेक, जबकि ऐसा नहीं होता है। वहां पर उनको भी प्रॉपर लोकेशन बताई जाती है। कैसी? कोऑर्डिनेट करते हुए, इतने डिग्री पे प्लेन मोड़ना है, उतने डिग्री पे प्लेन मोड़ना है। यूं नहीं है कि भाई साहब चलते चलते हवाई जहाज में जो है ये कह दिया पावटा आओ तो ये क्या अपन पावटा हूँ थोड़ो धकेज रातनाडा है, रातनाडा में अपन बस स्टैंड है यार, अपना जो है एयरपोर्ट है, और उसने जो है बार बार पायलट जो है वो खिड़की खोल के देख रहा है अगर रातनाडा आयो नहीं आयो। आई बात समझ में यहाँ तक की? तो ये कहलाता है आपकी क्या? ग्रिड पैटर्न कहलाता है, जिससे अपने को क्या पता चलती है? लोकेशन। इज इट क्लियर? तो आप कहोगे यस सर, हमें समझ में आ गया। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि अक्षांश के हिसाब से राजस्थान कहाँ है और देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर अक्षांश के हिसाब से राजस्थान कहाँ है, अक्षांश के हिसाब से राजस्थान कहाँ है, तो अक्षांश के हिसाब से राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है राजस्थान? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहाँ है, देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहाँ है, तो देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहाँ हो जाएगा आपकी? तो देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी जैसा कोई गोलार्ध नहीं होता, या तो उत्तरी गोलार्ध होता है या फिर पूर्वी गोलार्ध होता है। उत्तर पूर्वी जैसा कोई गोलार्ध नहीं है। ये तो जबरदस्ती बना रहे हो वो एक अलग बात है। ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से राजस्थान की लोकेशन पता चल गई। अक्षांश और देशांतर के हिसाब से क्या पता चल गया आपको कि राजस्थान आपका कहाँ है। इसके बाद में ये तो हमने देखी राजस्थान की स्थिति इनके अनुसार, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, और हमने राजस्थान की स्थिति अक्षांश के अनुसार भी देख ली और देशांतर के अनुसार भी देख ली। अब आगे चलते हैं कि राजस्थान जो है क्या शुरू से ही इसका नामकरण राजस्थान ही था या नहीं था। अब अपन थोड़ा सा राजस्थान के नामकरण को लेकर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, राजस्थान का नामकरण। हेडिंग लगाओ, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण कि भाई राजस्थान को राजस्थान नाम मिला कब, या किस किस व्यक्ति ने राजस्थान के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, कम से कम अपने को यह भी तो पता होना चाहिए। राजस्थान के लिए किन किन लोगों ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया यह भी तो होना चाहिए। तो यहां ध्यान देना, राजस्थान के लिए पहली पहली चीज कि इसका जो है ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है। राजस्थान का ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है? तो प्राचीन काल में या ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को कहते थे ब्रह्मवर्त। क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो रामायण काल में, रामायण काल में, रामायण काल में वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने राजस्थान हेतु कौन सा शब्द काम में लिया? फटाफट बताओ। राजस्थान हेतु मरुकांत शब्द का प्रयोग किया।
कौन से शब्द का प्रयोग किया? मरुकांतर। मरुकांतर शब्द का जो है वो क्या किया? प्रयोग किया। शब्द जो है ये काम में लिया। अब राजस्थान के बारे में अपने को प्राचीन रूप से और कहां से प्राप्त होता है? ये जो शिलालेख है इसका समय कौन सा है? पहली बात तो वसंतगढ़ शिलालेख का जो समय आता है यह है विक्रम संवत में पूछे तो 682 विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है ये 57 साल आगे चलता है। चलो यहां ध्यान देना, इसमें पूछा जाता है कि इनका समय कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान देना कि इनका जो समय है ये 682 विक्रम संवत। विक्रम संवत में पूछे तो 682 और ओवरऑल पूछे तो 625 ईस्वी। 625 ईस्वी जैसे अपने चल रहा है ना, जैसे अभी अपने जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं? ईस्वी। अगर आपने जो है शादी ब्याहों के कार्ड अगर ढंग से देखें, शादी ब्याहों के कार्ड में खाली ये चीज देखने के अलावा कि भाई प्रतिभोज कब और कहाँ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जहां पर पहला पन्ना होता है उसमें तो लिखा हुआ होता है प्रतिभोज यहाँ है, घी इस समय पाएंगे, इस समय जो है आपके बंदोली वगैरह है। तो इस तरह की चीज तो एक पन्ने पे आ गई। इस तरफ ननियाल पक्ष वो आपके जो है सारे के सारे आ गए। सेकंड वाला जो पन्ना होता है ना उसके आप अंदर देखोगे तो लिखा होता है कि 100 का, ची का, फिर किसकी पुत्री है, किसका बेटा है, और उसी के जस्ट नीचे लिखा होता है इनकी शादी इतनी तारीख और इतने विक्रम संवत में जो है वो जाके कंप्लीट होगी। ये जो चीज है आपके, ये चीज आपके विक्रम संवत के अकॉर्डिंग चलती है। आई बात समझ में? तो शादी का कार्ड अब से जब भी आपके घर में आए तो पहले ये देखना कि कौन सा विक्रम संवत जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी का ये वसंतगढ़ शिलालेख है, जो कि कहां पर है? जो कि कहां पर है? तो ये है खीमल माता मंदिर। ये कहां है? खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर, मंदिर सिरोही। खीमल माता मंदिर सिरोही। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर राजस्थान के लिए एक शब्द काम में लिया गया है। राजस्थान को यहां क्या कहा है? राजस्थान के लिए, राजस्थान हेतु राजस्थानीय दित्य, राजस्थानीय दित्य नामक शब्द काम में लिया गया है। नामक शब्द जो है वो यूज हुआ है। तो ये बात इतनी सी आपको समझ में आई? बोलो यस और नो। आ गई बात इतनी सी समझ में? क्या यहीं पर आपके राजस्थान के नामकरण की सारी चर्चा पूरी हो गई सर? मैं कहूंगा नहीं, अभी नहीं हुई। ठीक है, हमारा थोड़ा सा बोर्ड जब तक अटक रहा है। आप लोग ऐप में नहीं हो, अदरवाइज मैं जो है आपको इतना धीरे पढ़ाता कि आपको बसंतगढ़ शिलालेख जो है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है, तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओवरऑल ओके है सब कुछ? ठीक है, चलो। तो यहां ध्यान देना, बीच में मैं थोड़ा थोड़ा, मेरी क्या आदत है पूछते रहने की 10 बार कि कोई समस्या तो नहीं है, तो इसको इग्नोर मारना। अगर समस्या नहीं है तो फिर बता देना। फिर इसके अलावा देखो, सन 1800 में, सन 1800 में एक व्यक्ति आया और इस व्यक्ति का नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस। बिल्कुल यूट्यूब पे जो है आपकी क्लास डेली होगी, यूट्यूब पे आपकी ये क्लास जो है ये डेली होगी। ठीक है, सन 1800 में एक आदमी आया और इस आदमी का नाम था जॉर्ज थॉमस, और इसने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना। इसने क्या कहा? राजस्थान को सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने, और जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा? जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा? राजस्थान को राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना कहा, राजपूताना कहा, राजपूताना कहा। लेकिन ध्यान रखना, क्या इसने लिखित रूप में कहा था क्या? तो इसने लिख के नहीं बताया, इसने ऐसे ही कह दिया। बाद में इसका चेला आया,
और उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में, और 1805 में आया विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन जो है, इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये किताब इस व्यक्ति ने लिखी, और इसने ये कहा, किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने ये कहा कि जॉर्ज थॉमस ऐसा पहला आदमी था जिसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस जो है, ये राजपुताना इसने कह तो दिया, लेकिन लिखित रूप में नहीं कहा, लेकिन लिख के पहली बार किसने बताया? विलियम फ्रैंकलिन ने। और यह कहा कि साहब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस किताब में आपको यह बता रहा हूं कि जॉर्ज थॉमस वो पहला आदमी था जिसने राजस्थान को राजपुताना कहा। तो लिख के इसने ये बताया, मैं यह कहा कि ये लाइन पूरी लिख देते हैं ताकि बाद में भी आपको समझ में आए कि जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति था जिसने राजस्थान को राजपुताना कहा। यहां तक की बात डन हो गई। बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ओके HDAN, ओके, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आया कौन? कर्नल जेम्स टॉड। और 1829 में, ध्यान रखना कब? 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने और कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया? कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द यूज में लिया। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सा शब्द काम में लिया? राजस्थान नामक जो ये शब्द है, ये काम में लिया किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। और बात करें यदि, तो 1 नवंबर, मैं यहीं पर सारा सब कुछ लिख लेता हूं। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? राजस्थान को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली। राजस्थान को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका नामकरण बताओ थोड़ा सा, तो देखो, ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मवर्त, रामायण और काल में मरुकांतर, वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी आदित्य। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा, लेकिन लिखा नहीं। लिख के किसने बताया? विलियम फ्रैंकलिन ने। और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द काम में लेने वाला व्यक्ति कौन है? राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द काम में लेने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहां पर आ जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। और कब लिया था? 1829 में। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब इसके बाद में आज जो मैं आपको सही से सिखाऊंगा वो है मैप पढ़ना। तो एक बार जो है मेरे साथ थोड़ा सा आप मैप पढ़ना सीखो। एक बार मेरे साथ जो है वो थोड़ा सा आप मैप पढ़ना सीखो। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग धड़ाधड़ ज्योग्राफी में तो कूद जाते हैं, लेकिन मैप जो है उसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं। ये वाला जो है इसको मैं हटा देता हूं, या इसको रहने दो। साथ साथ में जो है देखते देखते ही सही याद तो होगा। अपना काम है आपको आज चीजें याद करवाना और सही से समझाना। आज पढ़ाने के हिसाब से अगर आपकी ऐप में भी क्लास होती तो भी मैं एक दिन में इतना ही पढ़ाता, क्योंकि आपकी YouTube पे क्लास हो रही है तो आपकी तब भी इतना ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ जरूर जबरदस्ती है, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैप पढ़ना सीखो, ठीक है। सबसे पहले देखो कि अगर आपसे पूछा, अब
क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी पूछ ले, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नागौर से नहीं लगती है, किस जिले की सीमा जयपुर से नहीं लगती है, और आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ के जाओ और इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब भी दिक्कत ही होगी। और जिनको मैप पढ़ना आता है उनके लिए तो देखो अच्छी बात है। यह है गंगानगर। जब भी पढ़ने कभी बैठो तो पहले बाहर वाले जो बाहर से खत्म होते हो ना, पहले वो खत्म करते हैं अपन, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चलो बांसवाड़ा ऐसे ही रहने देते हैं। क्या ये क्रम याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आप मेरे साथ क्रम देखो, मेरे साथ क्रम देखो, इस पे मत ध्यान दो, इस पे ध्यान दो जैसे जैसे आपके सामने हाईलाइट होता जाए। पहले देखो गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये पहला क्रम पता चल गया? आप कहोगे यस सर पता चल गया। इसके बाद में आपको 3 कोने मिलाने हैं, इसके बाद में आपको 3 कोने मिलाने हैं, ठीक है। यहां देखो, यह है नागौर, पहले देख के मिलाओ। नागौर, नागौर, जोधपुर, पाली, ये 3 कोने देखो। त्रिभुज बना कि नहीं बना? कह रहा है ऐसे तो सर जबरदस्ती त्रिभुज कहीं पे भी बना दोगे। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाना है। देखो नागौर, जोधपुर और पाली, नागौर, जोधपुर और पाली। फड़ौदी के पास में देखो, ये फड़ौदी है, इस फड़ौदी के पास में ये देखो यहां पर नागौर, फिर उसके बाद में जोधपुर और पाली वाला रीजन, ठीक है। इसमें ऐसे देखो हाईलाइट करो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता आप ना करें। फिर उसके बाद में देखो यहां त्रिभुज बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। यहां त्रिभुज बना दिया आप लोगों ने, ये हो गया फड़ौदी, सॉरी फड़ौदी क्या जोधपुर है, ठीक है। ये हो गया जोधपुर और नागौर, अरे हट जा भाई, इसको हाईलाइट ही कर देते हैं। छोड़ो, आप इसके साथ साथ देखो, यहां देखो, इसमें तो पता नहीं कब बनेगा। यहां देखो, ये 3 आपने त्रिभुज बना दिए, नागौर, जोधपुर और पाली वाला 3 आपके त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज बनने के बाद में सीधा आ जाओ कहां पर, आपके जयपुर वाले रीजन में। सीधा कहां आ जाओ? जयपुर वाले क्षेत्र में। ये हो गया जयपुर, ये क्या हो गया? जयपुर। अब इसमें ध्यान से समझना, जयपुर से 2 कदम इस तरफ, 2 कदम इस तरफ, जयपुर से कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान के, बिल्कुल बिल्कुल समझना। जयपुर से 2 कदम इस तरफ, 2 कदम इस तरफ। ऊपर की तरफ जब कदम लेंगे तो सीकर और झुंझुनू, ऊपर की तरफ जब कदम लेंगे तो सीकर और झुंझुनू, और इस तरफ जब कदम लेंगे तो दौसा और अलवर। 2 कदम इस तरफ, 2 कदम इस तरफ। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो हो जाएगा सीकर और झुंझुनू, एक हो जाएगा दौसा और अलवर। क्लियर है यहां तक? मैप ऐसे ही याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। पहले देखो बाहर वाले सारे याद हो गए, गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। सिरोही के बाद में आपके जो है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां तक तो हो ही गया भाई। बांसवाड़ा के बाद में आप प्रतापगढ़ तो वैसे याद रख लेते हो भाई, जो जो याद रह जाता है, जो जो याद रह जाता है वो से यहाँ पर ये वाला प्रतापगढ़ याद रह जाएगा, सलूम्बर याद रह जाएगा, चित्तौड़गढ़ याद रह जाएगा, भीलवाड़ा याद रह जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी क्या है आपके, कि आप इस तरह चलो ताकि एक बार में सारी चीजें आपके समझ में आ जाए। फिर इसके बाद में देखो जयपुर से 2 कदम ऊपर यानी यहां सीकर, फिर झुंझुनू। जयपुर से 2 कदम ऊपर यानी सीकर, झुंझुनू। इस तरफ 2 आगे यानी अलवर, दौसा और अलवर, दौसा और अलवर। फिर यहीं आके रुक जाओ। उसके बाद में देखो ये आता है अजमेर, अजमेर, अजमेर। अजमेर से नीचे है भीलवाड़ा, अजमेर से नीचे है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से नीचे है चित्तौड़गढ़। अजमेर से नीचे है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नीचे है चित्तौड़गढ़। फिर अजमेर के जस्ट पास में है टोंक, और फिर ये जो आपके हाड़ौती क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र को एक साथ याद करो। जो आपके हाड़ौती क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र को एक साथ याद करो।
एक साथ में देखो कैसे, कोटा, बारा और झालावाड़, बूंदी ऊपर रह गया, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अलग अलग तरीके से, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र कंप्लीट हो गया। एक एक क्षेत्र भी कंप्लीट करोगे ना तो भी ऐसे याद हो जाएगा। जैसे वापस देखो, इसी मैप को वापस देखो, यहां देखो, ये बाहर वाले सारे हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां के कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में जयपुर, जयपुर से 2 कदम ऐसे, 2 कदम ऊपर से, तो 2 कदम ऊपर यानी पहले सीकर, सीकर से झुंझुनू, फिर इस तरफ दौसा और दौसा से अलवर। इनसे जो अलग हुए वो बाद में देखेंगे, पहले जो है उनको देखते हैं। फिर मैंने आपको ये कहा कि अजमेर जो है, इस अजमेर से नीचे भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से नीचे चित्तौड़गढ़, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़। देखो मार्क्स आए हैं उसमें, प्रोविजनल लिस्ट में खाली मार्क्स आए हैं, उसमें आगे वो निकालेंगे तब बताएंगे डीवी के लिए अलग से। फिर यहां समझो, मैंने कहा कि जोधपुर, नागौर और पाली जो है, जोधपुर, नागौर और पाली जो है, इनका एक त्रिभुज बना लो, जोधपुर, नागौर और पाली का त्रिभुज बना लो। फिर उसके बाद में देखो कि अजमेर के एक साइड पे टोंक और टोंक से नीचे है बूंदी, टोंक से नीचे क्या है, बूंदी। फिर बूंदी में एक तरफ है बारा, एक तरफ है कोटा, कोटा के नीचे झालावाड़। यहां पे कंप्लीट हो गया, यहां वाला कंप्लीट हो गया हिस्सा, डन। इसके बाद में देखो आपके ब्यावर, अब ये अजमेर के बाद में ये ब्यावर जो है ये नवीन बना है, तो ब्यावर में देखो ये जब ये नवीन बना है, अब जो हाईलाइटेड मैं कर रहा हूं वो नए नए बने हैं। जैसे ये ब्यावर है, नया बना है, ब्यावर के नीचे है राजसमंद, ब्यावर के नीचे क्या है, राजसमंद, नया नहीं बना, ये तो पुराना वाला ही है, ठीक है। ब्यावर के नीचे क्या है, राजसमंद। फिर उसके बाद में देखो उदयपुर से ही अलग होके सलुम्बर बना है, उदयपुर से ही अलग होके क्या बना है, सलुम्बर, तो ये सलुम्बर हाईलाइट कर दिया हमने। फिर इसके बाद में है बाड़मेर से अलग होके इन्होंने क्या बनाया है, बालोतरा, बाड़मेर से अलग करके इन्होंने क्या बनाया है, बालोतरा, ये बालोतरा हाईलाइट हो गया। नागौर से अलग करके इन्होंने क्या बनाया, डीडवाना कुचामन, नागौर से अलग करके इन्होंने क्या बनाया, डीडवाना कुचामन, तो ये डीडवाना कुचामन हो गया। फिर इसके बाद में देखो जयपुर से अलग करके बनाया कोटपुतली बहरोड, जयपुर से अलग करके क्या बनाया, कोटपुतली बहरोड, तो ये हो गया कोटपुतली बहरोड। फिर इसके बाद में बात करें यदि अलवर से अलग करके इन्होंने बनाया खैरथल तिजारा, तो ये यहां हो गया खैरथल तिजारा। फिर भरतपुर से अलग करके इन्होंने क्या बनाया, डीग, तो ये रहा डीग, ये क्या रहा, डीग। क्या ये मैप थोड़ा थोड़ा सही से समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये मैप थोड़ा थोड़ा सही से समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, ठीक है। जैसे जब भी कभी मान लो ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको इस तरह से बना लो, और अब यहां देखो गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बन गया, बन गया। कोटपुतली बहरोड तो अलवर का ही है ना, खैरथल तिजारा, सॉरी, हाँ कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा है, ठीक है। यहां तक वाला तो ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद में देखो यहां आ गया जयपुर, जयपुर से 2 कदम ऐसे, 2 कदम में पहला है सीकर, और फिर 2 कदम में क्या है, झुंझुनू। फिर ऐसे जयपुर से 2 कदम इस तरफ, तो जयपुर से 2 कदम इस तरफ में पहला है दौसा, और फिर क्या है, अलवर। फिर मैंने आपको ये कहा कि नागौर, जोधपुर और पाली, इनका आपके क्या बना है, ट्रिनिटी, यानी जोधपुर, नागौर और पाली, यहां पर इनका क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो अजमेर, अजमेर, और अजमेर से नीचे मैंने कहा है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के नीचे क्या है, चित्तौड़, भीलवाड़ा के नीचे क्या है, चित्तौड़। अजमेर के थोड़ा साइड में क्या है आपके, टोंक,
अब खाली बिंदु लगाने, टोंक, अजमेर के थोड़ा साइड में देखो टोंक, फिर टोंक के नीचे ऐसे दो बिंदु बन गए, एक बन गया बूंदी, एक बन गया बूंदी, टोंक के नीचे देखो एक बन गया बूंदी, और दूसरी तरफ 12, दूसरी तरफ 12, बूंदी के नीचे कोटा और कोटा के पास में झालावाड़। इतने तो कम से कम याद हुए कि नहीं हुए? याद हुए इस तरह से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में देखो कि आपके जो है बाड़मेर बालोतरा, नागौर डीडवाना कुचामन, फिर इसके बाद में कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, फिर इसके बाद में यहां पर डीग, कौन सा आ जाता है? डीग, आया डीग? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरह से आपको सारी चीजें याद रखनी है। फिर इसके बाद में यहां वाले हिस्से बच जाते हैं, यहां वाले हिस्सों में देखो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। आपके जो है मत्स्य संघ जो बना था, कौन सा संघ बना था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ वाले सारे शामिल कर लो, अलवर, भरतपुर, सॉरी अलवर क्या, मत्स्य संघ में सारे शामिल नहीं करने, अलवर वाला छोड़ दो रीजन, क्योंकि अलवर हमने वैसे ही देख लिया है। इसमें देखो भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और आप ऐसे याद रख लेना नीचे एक इसकी क्या है? सवाई माधोपुर। क्या जाएगा? सवाई माधोपुर। डन हुआ याद? देखो मैप को याद करना जरूरी है, सीधा ज्योग्राफी पे मत कूदना। कभी भी जब भी पढ़ो तो पहला काम है मैप को याद करना। मैप याद हो गया तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। पहले बाहर वाले याद करने, फिर अंदर वाले याद करने, ठीक है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की आपको जो ये क्लास है, ये क्लास कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से जो है वो जुड़े रहेंगे, हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखते चलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी बताइएगा। बाकी आज की क्लास का पीडीएफ जो है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ नया इनोवेटिव कुछ चीज़ें मैं शुरू करूँ, जैसे कि ये चीज़ जो मैंने हिंदी में यहाँ लिखी है, तो मैं आपको जो है लिखी लिखाई इंग्लिश में भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कर दूँ। चलिए, तो बाकी कल फिर अपन सेम टाइम पे सेम चैनल पे मिलते हैं, शाम को 4:15 बजे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।